हेलो डियर लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर चैप्टर से, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है आपके इस पॉलीमर चैप्टर से। तो आज हम इसका जो मेन है, मेनली फोकस किया है हमने, एनसीईआरटी से ही स्टडी कर रहे हैं। वेरी फंडामेंटल बुक इज़ दिस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पॉलीमर होते क्या हैं। द वर्ड पॉलीमर इज कॉइन्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पोली एंड मर। पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, MER। ओके, यानी मैनी यूनिट्स। वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, इनका मोलर मास होता है अराउंड 10⁻³ to 10⁻⁷ यूनिट्स, एंड दिस आर ऑल्सो रेफर्ड टू the term macromolecule, which means these are formed by joining the repeating structural units on a large scale. The polymer क्या हुआ, एक स्मॉल यूनिट होगी मोनोमर, और मोनोमर की बार बार रिपीटेड यूनिट्स मिलके ज्वाइन करके बनाएंगी पॉलीमर। सिंपल, सबको पता है। ओके, here it is clearly mentioned here. Read it. The repeating structural units are derived from some simple and reactive molecule known as monomer, and these are linked to each other by covalent bond. And the process of formation of polymer from respective monomer is known as polymerization. I think this term is now clear to each and everyone. Now, starting with the classification of the polymer. Mainly three subcategories are made under natural polymer, semi-synthetic polymer and synthetic polymers. इनके एग्जाम्पल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचुरल पॉलीमर, एज इट्स नेम सुजेस्ट, द पॉलीमर विच occurs naturally, like found in plants and animals. For example, proteins, cellulose, starch, some resins and rubber. ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रोटीन्स आपने देखा है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, रिपीटिशन ऑफ सेवरल अमीनो एसिड्स तो फॉर्म प्रोटीन्स। सेलुलोज, स्टार्च, इनमें मोनोमर यूनिट की बात करें तो आपका ग्लूकोज एज ए मोनोमर यूनिट होती है। इसी तरह नेचुरल रबर आप देखोगे आगे, ये इसकी सिस आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे देंगे आपको, एग्जांपल्स ही होंगे उसमें पॉलीमर के, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए विच वन इज़ योर नेचुरल पॉलीमर, देन यू शुड नो द एग्जांपल्स दैट प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, some resins and rubber come under the category of natural polymer. And then the semi-synthetic polymer, you see here cellulose is under natural polymer category, but if its derivative form is concerned, like cellulose acetate, you're talking about cellulose nitrate, then these come under semi-synthetic polymer. Okay, then remember these two very important examples. Sometime rayon is asked. You should know that cellulose acetate is rayon, means same thing. Cellulose acetate or rayon are same thing, and these are semi-synthetic polymer. The same way cellulose nitrate, which is also known as gun cotton, is example of semi-synthetic polymer. Then synthetic polymer example, these are plastic, polythene come under this category, and then synthetic fibers, these are synthetic polymers like nylon 66. इसी तरह से synthetic rubber, Buna S, these are the examples of man-made polymer and are known as synthetic polymers.
ठीक है। तो बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन वी कैन से वी डिवाइड द पॉलीमर्स मेनली 3 कैटेगरीज, और सबके एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आपका क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, मोलिकुलर फोर्सेस या मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। कई टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन किया था इसको, ठीक है। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन, अब पॉलीमर फॉर्मेशन हो रही है तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हमने देखी है वो होगी। तो वो कितने टाइप की होती है, तो ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एडिशन और इनके जो सेकंड नेम है वेरी इंपॉर्टेंट, वो पता होनी चाहिए। एडिशन बोलो या फिर इसी का दूसरा नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज दिस एंड सेकंड वन इज कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, और जिसको क्या दूसरा क्या नाम है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या होगा, मोलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर, मोनोमर सेम भी हो सकता है या मोनोमर यूनिट्स अलग अलग भी हो सकती हैं, ऐड टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में दोनों का डिफरेंस एक बार बता दूं कि एक आप एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखेंगे और एक कंडेंसेशन, वो देखते ही पता चल जाता है कि एडिशन से हो रहा है पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन से। क्योंकि कंडेंसेशन जो रिएक्शन होगी ना, उसमें कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट आपका 2 मोनोमर यूनिट बाइंड करेंगी और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जनरेट होगा, एज अ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, कुछ ऐसा बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और एडिशन में तो डायरेक्ट यूनिट्स ऐड हो जाएंगी। जैसे अभी इसमें आप पॉलीथीन फॉर्मेशन देखोगे जिसमें मोनोमर यूनिट है इथीन, इथीन से पॉलीथीन फॉर्मेशन। ठीक है, और अभी मैं दिखाऊं, जैसे कंडेंसेशन में आप करोगे टेरिलीन फॉर्मेशन देखोगे या नाइलॉन 6,6 देखोगे, तो उनमें मोनोमर यूनिट जब बाइंड कर रही है, जैसे नाइलॉन 6,6 का मैं अभी दिखा दूँ, नाइलॉन 6,6 किससे मिलके बना होता है, देखो एक तो ये होती है एडिपिक एसिड होती है, this one is adipic acid and this NH2CH2 6NH2 हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो ये 2 मोनोमर यूनिट होती हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है ये देखो वाटर मॉलिक्यूल निकला है, मतलब एडिपिक एसिड का OH और इसका हेक्सामिथाइलिन डायमीन से H, तो दोनों एज अ वाटर मॉलिक्यूल निकल के तब ऐसे बाइंड करके तब आपका प्रोडक्ट बना है। तो ये होता है कुछ कंडेंसेशन प्रोसेस बोलेंगे इसको। और एडिशन में सिंपल एडिशन होगा, जैसे आप पॉलीथीन बनाओगे या टेफ्लॉन देखोगे। ठीक है, तो हम पहले तो क्या कर रहे थे, एडिशन का कर लेते हैं डिटेल में। एडिशन पॉलीमराइजेशन या जिसका दूसरा नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो देखो इनमें क्या होता है, मोनोमर यूज्ड आर जनरली क्या होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होगी जो मोनोमर यूनिट होगी, जैसे एल्कीन होगी। इन केस ऑफ पॉलीथीन देखोगे आप, क्या होता है, इथीन एल्कीन प्रेजेंट एज अ मोनोमर। और जैसे नेचुरल जो रबर है वो भी इसी कैटेगरी के अंडर आएगी, तो ब्यूटाडाइन होगा उसमें मोनोमर। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब कुछ ना कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा मोनोमर। अनसैचुरेटेड से समझ रहे हो, कुछ डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक स्पीसी होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लेड टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ एंड चेन ग्रोथ कैन टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, एज इट्स नेम सुजेस्ट कि ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। फिर चेन ग्रोथ हो रही है, कैसे होगी, इसका जो मैकेनिज़्म है उसकी बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है इसमें। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन किस टाइप का
मैकेनिज्म फॉलो करता है, इट फॉलो फ्री रेडिकल टाइप मैकेनिज्म. तो we can say the free radical governed addition or chain growth polymerization is the most common mode. तो अभी इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पोलीमराइजेशन. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पहले भी आपको माइंड में होंगे ही 3 स्टेप से होता है कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फर्स्ट वन इज चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, देन चेन प्रोपागेटिंग स्टेप होता है, एंड द लास्ट थर्ड इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होता है. ठीक है. तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकल बनेगा इसमें. फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए एक फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर, ठीक है, उसकी प्रेजेंस रिक्वायर होती है. तो अ वैरायटी ऑफ एल्कीन और डाईन्स, जैसे हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन तो दे ही एल्कीन या डाईन रहे हैं या उनका कोई डेरिवेटिव होगा, उनका पोलीमराइजेशन हो रहा है, तो ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर. और वो क्या क्या हो सकते हैं, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड. ठीक है, जैसे ये नीचे एग्जाम्पल इसी का लिया है, बेंजोइल पेरोक्साइड से देखोगे आप फिनाइल रेडिकल जनरेट हो रहा है और वो फिर आगे रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है. तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप होगा कि ये जो रेडिकल जनरेट हो रहा है ये फिर उस अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इसके साथ ऐड हो जाएगा. ठीक है, रेडिकल पार्ट. ये तो चेन इनिशिएशन स्टेप है फर्स्ट. देन आपका चेन प्रोपागेशन क्या है, ये जो रेडिकल इसके साथ अटैच हो गया ये दूसरी मोनोमर यूनिट के साथ बाइंड करेगा, मतलब अपनी चेन की इसने लेंथ बढ़ा ली, प्रोपागेट कर ली. ठीक है, तो इस तरह से फर्दर और मोनोमर्स के साथ, मतलब अगर n टाइम्स n यूनिट्स हैं मोनोमर की, तो इस टाइप से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी चेन की. ठीक है, लास्ट में होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप. चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होता है, कोई भी दो जो रेडिकल यूनिट्स हैं वो आपस में जॉइन कर जाएंगी, मतलब टर्मिनेट हो गया ना, फिर उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी एक टाइप से रिएक्शन. तो ये तो क्लियरली शो हो ही रहा है इसमें. ठीक है, तो हमने देखा कि भाई एक फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर चाहिए इसमें, तो वो क्या क्या हो सकता है, या तो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर लो या एसिटाइल पेरोक्साइड, मतलब जो रेडिकल स्पीसीज को जनरेट कर सके, है ना, या टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड. ठीक है, यानी ज़्यादातर पेरोक्साइड स्पीसीज यूज़ करते हैं आप, या बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो या एसिटाइल पेरोक्साइड या टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड. यानी आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर या कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं जो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एडिशन और चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन. ओके, तो जैसे अभी देखा इथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, किसकी प्रेजेंस चाहिए इसमें, बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर चाहिए. ठीक है, और प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी, हम कह सकते हैं जो चेन इनिशिएटिंग स्टेप है वो क्या है, एडिशन ऑफ फिनाइल. ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है इसका एडिशन होगा इथीन डबल बॉन्ड पे, जिससे जनरेट हो जाएगा एक न्यू और लार्जर फ्री रेडिकल, और इस स्टेप को आप बोलते हो चेन इनिशिएटिंग स्टेप. ठीक है, और एज दिस रेडिकल, देन सेकेंड स्टेप के बारे में है, रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एथीन, अनदर बिगर साइज रेडिकल इज फॉर्म्ड. और जो रिपीटिशन होता रहेगा विद न्यू और बिगर रेडिकल कैरीज द रिएक्शन फॉरवर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं चेन प्रोपगेटिंग स्टेप. और लास्ट स्टेज कैसे आएगी कि प्रोडक्ट रेडिकल जो 10 फॉर्म्ड हैं वो रिएक्ट करेंगे विद अनदर रेडिकल टू फॉर्म द पोलीमराइज प्रोडक्ट. द स्टेप इज कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप. तो ये पहले ही शो हो गए थे ये, है ना. तो बिल्कुल एडिशन पोलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन आपने देखा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है.
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है, तो कोई फ्री रेडिकल जनरेटिंग स्पीसीज प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर उसमें मैकेनिज्म हमने डिटेल में देख लिया, चेन इनिशिएटिंग स्टेप होता है, चेन प्रोपागेटिंग स्टेप होता है और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होता है। पॉलीथीन के एग्जांपल से स्टडी कर लिया डिटेल में, ठीक है। ओके, अब थोड़ा आगे देखते हैं इसके बारे में। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि होमोपोलीमर्स क्या होते हैं और कोपोलीमर्स क्या होते हैं। इसी की फर्दर कैटेगरी कि हमने देखा एडिशन पोलीमराइजेशन देखा है, अभी एडिशन पॉलीमर्स। तो अगर एडिशन पॉलीमर्स किसी सिंगल मोनोमर स्पीसीज से बन रहे हैं, मतलब मोनोमर स्पीसीज एक ही टाइप की है जो बार बार रिपीट होती जा रही है, तब तो उसको बोलेंगे होमोपोलीमर। तो ये पॉलीथीन जो है वो होमोपोलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर डिफरेंट मोनोमर यूनिट हो तब उसको बोलते हैं कोपोलीमर्स। जैसे कि जो आपका ब्यूना एस है, ठीक है ना। ब्यूना एस अभी आपने पहले भी पढ़ाया है, ये सिंथेटिक रबर होती है, तो सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल है। और ये कोपोलिमराइजेशन से फॉर्मेशन होती है। एडिशन और कंडेंसेशन वाले पॉलीमराइजेशन पूछें तब तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंडर आता है। फिर एडिशन में भी आपने देखे हैं होमोपोलीमर भी हो सकते हैं और कोपोलीमर भी, क्योंकि ब्यूना एस में मोनोमर यूनिट्स, देखो दो टाइप की मोनोमर यूनिट है, मतलब दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, उससे फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए ये कोपोलीमर का एग्जांपल है। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलीमर कोपोलीमर का एग्जांपल है, या सिलेक्ट, है ना, इस टाइप से। कोपोलीमर का एग्जांपल नहीं है, 4 में से 3 कोपोलीमर के एग्जांपल दे दिए, एक सेपरेट है, ओड वन आउट सेलेक्ट करो, कुछ इस टाइप से। तो ब्यूना एस का स्ट्रक्चर ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसकी 2 मोनोमर यूनिट क्या क्या हैं। तो ये कोपोलीमर है, फॉर्म्ड बाय एडिशन पोलीमराइजेशन से बना है, ठीक है। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन, ठीक है। और स्टाइरीन, देखो ब्यूना एस, ब्यूना, ब्यू से ब्यूटाडाइन, तो इसमें होगा ही होगा, इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस लिखा हुआ है ना, तो एस है स्टाइरीन। 1,3-ब्यूटाडाइन यू ऑल नो। स्टाइरीन होते हैं C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब आपका जो बेंजीन रिंग और उसके ऊपर एक आप कह सकते हो विनाइल ग्रुप अटैच है, तो ये होता है आपका स्टाइरीन यूनिट। तो 1 monomer unit is of styrene, another one is of 1,3-butadiene, and these two together co-polymerize and form Buna S, ठीक है। तो देखो और इसका शो करने का कई बार तो ये ठीक और गलत रिप्रेजेंटेशन पॉलीमर की वही आइडेंटिफाई करना आ जाता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर तो क्लियर है आपको। जब ये पॉलीमर फॉर्मेशन होगी तो इस तरह से शो करो, जहाँ आपका डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल हो जाएगा, जहाँ सिंगल है वो डबल, देन सिंगल, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है ना। तो ये C6H5CH के साथ बॉन्डेड है, इस तरह से शो करना है, तो इस तरह से वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, ठीक है। तो अभी तक आपने एडिशन पॉलीमर्स में 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं अच्छे से, ब्यूना एस और पॉलीथीन का, ठीक है। इसके अलावा भी और जो बचे हुए हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो अगेन पॉलीथीन का भी थोड़ा डिटेल में करेंगे। पॉलीथीन भी आप देखोगे ना 2 टाइप्स की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो वो पता होना चाहिए। तो पॉलीथीन जो पॉलीमर है वो लीनियर टाइप का पॉलीमर भी हो सकता है, या फिर ब्रांच्ड, स्लाइटली ब्रांच टाइप भी हो सकता है। जैसे आप देखोगे ना, अभी इसमें क्लियर हो जाएगा कि लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी विच वन इज़ लीनियर और
विच वन इज ब्रांच्ड। जैसे फिगर से शो ही हो रहा है, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो ब्रांच टाइप का पॉलीमर होगा, और जो हाई डेंसिटी पॉलीमर है वो आपका स्ट्रेट लीनियर टाइप होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए थोड़ा इसका। और दीज आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। तो हीट करने पे पॉलीथीन सॉफ्ट हो जाती है, टेंडेंसी होती है इसमें, एंड कूल करने पे हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में होती है तो उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, तो ये कई टाइप की कैटेगराइज कह सकते हो आप की गई है, कि आप देखोगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है और थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। थर्मोसेटिंग में आप एग्जांपल देखोगे बेकेलाइट का, इसी तरह थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर अभी किया एग्जांपल पॉलीथीन। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन से होते हैं? प्लास्टिक से पॉलीथीन आता है माइंड में, तो थर्मोप्लास्टिक सिंपल, पॉलीथीन एग्जांपल। तो जिनमें टेंडेंसी होगी, क्या होगी, capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling, कूल करने पे हार्ड हो जाए। ठीक है, फिर अभी देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टू टाइप्स की हैं। जो लो डेंसिटी वाली है, इट इज़ ऑब्टेन बाय द पोलिमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर of 1000 to 2000 एटमोसफियर। ठीक है, बहुत हाई प्रेशर चाहिए एट अ टेम्परेचर ऑफ 350 केल्विन टू 570 केल्विन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ, वही है, कुछ फ्री रेडिकल इनिशिएटर तो चाहिए ही चाहिए, तो या तो परोक्साइड इनिशिएटर होगा या फिर ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन एज अ कैटलिस्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो वो ये इथीन की पोलिमराइजेशन से बनेगी, वो तो क्लियर है। परोक्साइड इनिशिएटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, पर किस केस में, फिर बननी तो दोनों इथीन की पोलिमराइजेशन है, किस केस में लो डेंसिटी वाली बनेगी, किस केस में हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी, ये डिपेंड करेगा उसकी प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस क्या हैं। तो ये याद रखना कि ब्रांचिंग वाला तभी होगा जब आपका ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इनकम दोनों की रिलेटिव स्टडी अगर करें तो हाई डेंसिटी वाले की कंपैरिजन में लो डेंसिटी पॉलीथीन में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया है और ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई किया गया है। ठीक है, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो मैकेनिज़्म है वो तो यही है, इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर है, और ये फिगर क्लियरली शो कर रहा है इसको। और इसकी प्रॉपर्टी देखें तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है केमिकली इनर्ट है, टफ है, बट फ्लेक्सिबल है, एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बोटल्स। ये एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन से क्या बना सकते हैं और हाई डेंसिटी को किस में यूज़ करते हैं, है ना। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ होता है जनरली टॉयज़, फ्लेक्सिबल पाइप्स, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल पाइप्स, स्क्विज बोटल्स बनाने में। ठीक है, और इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है। देन हाई डेंसिटी पॉलीमर, high density polymer is obtained upon addition polymerization of ethene। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, वन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके कहीं इंटरव्यू हो तब भी पूछ लिया जाता है क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है ना। तो ये होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर।
ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में हाई डेंसिटी पॉलीथीन की फॉर्मेशन होगा। इसका फंक्शन हम कहते ही हैं जिगलर नाटा का, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, है ना। तो यहाँ यही तो है, इथेन का पॉलीमराइजेशन कर रहा है, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट चाहिए। और देखो टेम्परेचर और प्रेशर इसमें बहुत कम चाहिए उसकी कंपैरिजन में, है ना। इसमें टेम्परेचर चाहिए 333 केल्विन टू 343 केल्विन और प्रेशर चाहिए 6 से 7 एटमॉस्फेयर ओनली। ठीक है ना, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का डिफरेंस। यहाँ देखो आपने प्रेशर देखा 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर चाहिए, और हाई डेंसिटी की फॉर्मेशन के लिए चाहिए ओनली 6 to 7 एटमॉस्फेयर। यहाँ टेम्परेचर चाहिए आपका 350 से 570 केल्विन, और यहाँ हाई डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्मेशन के लिए चाहिए 333 से 343 केल्विन। इधर चाहिए था बेंजोइल परऑक्साइड या ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन एज अ कैटलिस्ट का रोल कर रहा था, और यहाँ हाई डेंसिटी पॉलीथीन में यूज़ करते हैं जिगलर नट कैटलिस्ट। और जिगलर नट कैटलिस्ट क्या होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वो ब्रांच होते थे, यहाँ ये लीनियर स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसकी हाई डेंसिटी है, दैट्स वाई नोन एज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। समझ आ रहा होगा सबको, ओके। ठीक है, तो हाई डेंसिटी है किसकी वजह से है, क्लोज पैकिंग की वजह से है। और इन पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर्स। ये भी केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ और हार्ड होते हैं। और अब इसकी एप्लीकेशंस, इसका यूज़ होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग बकेट्स, डस्टबिन, बोटल्स, पाइप्स। ठीक है, देखो उसमें ज़्यादातर थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर था, तो फ्लेक्सिबल पाइप्स, स्क्वीज बोटल्स, टॉयज़, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो ना वैसे मटेरियल बनाने में यूज़ हो रहा था। ये ज़्यादातर हार्ड कह सकते हो आप मटेरियल जनरेट करने में, लाइक बकेट्स, डस्टबिन, बोतल, पाइप्स, इनकी फॉर्मेशन में यूज़ होगा इसका। Now another example of polymer that come under addition polymerization category is Teflon. Teflon is common name, it's polytetrafluoroethene, यू कैन से पॉलीमर, जो कि टेट्राफ्लोरोइथीन यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, तो इसमें भी कोई फ्री रेडिकल इनिशिएटर एज कैटलिस्ट चाहिए एट हाई प्रेशर, या फिर पर सल्फेट यूज़ कर सकते हो। केमिकली इनर्ट है, रेजिस्टेंट है टू अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट। It is used in making oil seals and gaskets and also used for non-stick surface coated utensils. Very important. सीधा ये पूछा जाता है कि ये नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है, तो टेफ्लॉन, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके। ये तो सबको वैसे रहता ही है मेमोरी में, इसको स्किप कर जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ऑयल सील्स और गैस्केट्स बनाने में भी टेफ्लॉन का रोल है, तो क्या पता आगे अभी ये पूछ लिया जाए, है ना। तो सबके माइंड में होना चाहिए गैस्केट्स और ऑयल सील्स, गैस्केट्स, ऑयल सील्स और नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स बनाने में टेफ्लॉन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। नाउ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का रिजल्ट है। एक्राइलोनाइट्राइल की पॉलीमराइजेशन कराने से मिलता है। एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है। और ये तो अब क्लियर एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो कोई पेरोक्साइड कैटलिस्ट चाहिएगा। इसका जो रोल है वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल
के रिप्लेसमेंट में मतलब यूज़ कर सकते हैं इसको। मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स बनाने में, लाइक ओरलोन, ओरलोन कोई बोलते हो एक्राइलन, ठीक है। तो ओरलोन या एक्राइलन फाइबर्स की फॉर्मेशन में बनाने का रोल है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का, विच इज़ यूज्ड एज अ वूल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जनरल पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर की टाइप, और उसमें जो डिटेल्ड एडिशन पॉलीमर रिएक्शन या चेन ग्रोथ जो पॉलीमर्स हैं उनके क्या एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो डिटेल में कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को कवर करेंगे, ठीक है। स्टडी वेल।